हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस एंड इन द प्रीवियस लेक्चर हमने अडेप्टेशन स्टार्ट किया था। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे एबायोटिक फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं बाय रेगुलेटिंग, यानी कि बाय मेंटेनिंग होम्योस्टैसिस, दैट इज बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, कन्फर्मिंग यानी कि एनवायरनमेंट के हिसाब से ही चेंज हो जाके, माइग्रेट यानी कुछ टाइम के लिए अगर हों ये चेंजेस तो कुछ ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और वाइल कुछ ऑर्गेनिजम्स अपनी एक्टिविटी सस्पेंड कर देते हैं उस टाइम के लिए, ठीक है, पॉज मोड में चले जाते हैं, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि डिफरेंट ये अडेप्टेशंस पे हम लोग आ रहे हैं कि एनवायरनमेंट के हिसाब से काफ़ी ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट भी कर जाते हैं। तो इनकी हम लोग ने बात करनी शुरू की थी कि अगर हम ऑल्टरनेटिव्स की बात करें कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के साथ अगर ऑर्गेनिजम्स ने कोप अप करना है तो उनके पास क्या ऑल्टरनेटिव्स रह जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स अपनी फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स करते हैं, यानी अपने फंक्शंस को चेंज करते हैं और कुछ बिहेवियर को अपने चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिजम्स को हमने देखा कि ये माइग्रेट ही कर जाते हैं टू अ लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट, जो इनके प्रेजेंट हैबिटेट से हल्का बेहतर होता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सेज को एक्चुअली हम लोग इनकी अडेप्टेशंस कह देते हैं कि इन्होंने इस तरीके से उसके साथ एडजस्ट कर लिया है या अडेप्ट कर लिया अपने आप को। तो अडेप्टेशन की डेफिनेशन हम लोग अडेप्टेशन की कैसे देखते हैं कि अडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच में बी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल दैट enables the organism to survive and reproduce in its habitat, ठीक है। तो काफ़ी अडेप्टेशंस ऐसी हैं जो एवोल्यूशन के साथ साथ चेंज हुई हैं और जीन्स में आ गई हैं, यानी कि वो पूरी की पूरी स्पीशीज़ ही उस तरीके से अब अडेप्ट करती हुई हमें दिखती हैं, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल हमने ये कुछ एग्जांपल्स देखी कि अगर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर एब्सेंट होता है, फॉर एग्जांपल कैंगरू रैट में अगर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर एब्सेंट होता है, ये कैंगरू रैट नेटिव है ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स, ठीक है। तो इसके लिए अगर एक्सटर्नल सोर्स अवेलेबल नहीं होता पानी का तो ये अपनी इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से ही ज़रूरत पूरी कर लेता और पानी नहीं पीता है, ठीक है। तो ये इसकी एबिलिटी होती है एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने की। ये अपने यूरिन को भी कंसंट्रेट कर लेता है, यानी कम से कम पानी इस्तेमाल करता है यूरिन को, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को पास करने में, ठीक है। अब अगर प्लांट्स की बात करें तो कुछ डेजर्ट में ग्रो करने वाले प्लांट्स में थिक क्यूटिकल यानी वाटर प्रूफिंग की एक लेयर होती है ऑन द लीफ सरफेस। फिर उनके स्टोमेटा जो होते हैं वो काफ़ी डीप पिट्स में होते हैं जिससे कि पानी का लॉस कम से कम हो सके, ट्रांसपीरेशन लॉस कम से कम हो सके। फोटोसिंथेटिक पाथवे यानी कैम पाथवे ये अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें स्टोमेटा बंद रहते हैं डे टाइम में। कुछ डेजर्ट प्लांट्स जैसे कि ओपनशिया, इनके पत्ते ही इन्होंने लूज़ कर दिए ताकि ट्रांसपीरेशन कम से कम हो, और पत्ते इनके स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गए हैं, कांटों में कन्वर्ट हो गए हैं। और फोटोसिंथेटिक फंक्शन जो है इनका, पत्ते तो क्योंकि ख़त्म हो गए हैं, तो फोटोसिंथेटिक फंक्शन कौन करता है? फोटोसिंथेटिक फंक्शन करती हैं फ्लैटेंड स्टेम्स, ठीक है। स्टेम्स इनकी ऐसी फ्लैट हो गई हैं, आप इनका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो इस तरीके से आपको फ्लैटेंड सा स्ट्रक्चर्स दिखेंगे इसके, ठीक है। और इन्हीं फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स में इस तरीके से आपको कांटे से दिखेंगे। ये कांटे एक्चुअली होते हैं इनके लीव्स, और ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स हैं ये एक्चुअली इसकी स्टेम हो गई है। तो इस तरीके के हमें इसके स्ट्रक्चर्स प्लांट के देखने को मिलते हैं, यूँ फ्लैटेंड से लीव्स, ठीक है।
जो हमें लीफ लगते हैं, लेकिन ये एक्चुअली ये स्टेम होती है, और ये जो कांटे होते हैं इसके ऊपर, ये एक्चुअली इसके लीव्स होते हैं जो कांटे बन गए हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन लॉस ना हो। अब और आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे देखो कि इसमें कुछ कोल्डर क्लाइमेट्स में ये चीज़ किस ये अडाप्ट कर गए हैं, इसको हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि कुछ कोल्डर क्लाइमेट्स में mammals from colder climates generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss. जो मैमल्स ठंडे इलाके में रहते हैं उनके ज़्यादातर आप देखोगे तो कान और लिम्स छोटे हैं। जब सर्दी आती है आप देखते हो कि आपके कान बहुत ठंडे हो जाते हैं, आपकी उंगलियों की टिप्स बहुत ठंडी हो जाती हैं, ठीक है। तो क्योंकि इन ये एरियाज ऐसे होते हैं, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और इनसे हीट लॉस ज़्यादा इजीली होता है। अब जो ठंडे इलाके में रहते हैं दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज सो मच ऑफ हीट एंड बिकम सो कोल्ड, सो हीट लॉस कम हो, इस वजह से इनमें ये जो ईयर्स एंड लिम्स हैं ये काफ़ी शॉर्ट होते हैं, ये काफ़ी शॉर्ट होते हैं सो एज टू मिनिमाइज हीट लॉस। और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं एलन रूल। तो एलन रूल आपको डेफिनेशन के तौर पे आ जाता है दैट व्हाट इज एलन्स रूल। एलन्स रूल इज दैट मैमल्स फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट्स हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, दिस इज नोन एज एलन्स रूल। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब और क्या चीज़ हम बात करेंगे यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान में देना, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, एलन्स रूल, ठीक है। तो आगे हम बात करें तो पोलर एरियाज़ में और अडेप्टेशन की बात करें तो पोलर एरियाज़ में एक्वेटिक मैमल्स जैसे कि सील्स, इनमें थिक लेयर ऑफ फैट होता है, यानी ब्लबर होता है अपनी स्किन के नीचे जो इंसुलेटर का काम करता है। ये फैट लेयर इंसुलेटर का काम करता है, जिसकी वजह से बॉडी की हीट थर्मस बन जाती है एक तरीके से बॉडी, ठीक है, इंसुलेटर का क्योंकि ये काम कर रहा है तो बॉडी हीट कम से कम लूज होती है बाहर की तरफ। तो इनमें फैट का जो मोटा सा लेयर होता है वो इंसुलेटर का काम करता है और बॉडी के अंदर की हीट बाहर लूज होने नहीं देता है। अब आगे अगर बात करें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस होती हैं जिससे वो स्ट्रेसफुल कंडीशन से डील कर पाते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस होती हैं जिससे वो क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। जब अगर आप कोई पहाड़ी इलाके पे रहे हो और हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस पे रहे हो, ठीक है, जैसे कि मोर देन 3500 मीटर रोहतांग पास, ठीक है, मनाली में जाते हैं तो ज़्यादातर लोग रोहतांग पास देख के आते हैं, वो सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ का हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। सो मोर देन 3500 मीटर्स की इसकी हाइट होती है, ठीक है, नियर मनाली के आसपास है ये। और मानसरोवर में गए हो, ठीक है, विच इज़ इन चाइना ऑक्यूपाइड बाय तिब्बत, तो यहाँ पे जो लोगों ने विज़िट किया है तो उन लोगों ने ऑल्टीट्यूड सिकनेस एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। ऑल्टीट्यूड सिकनेस बेसिकली क्या होता है, एज वी गो हायर तो वहाँ पे पहाड़ों पे जाते हैं तो कुछ लोगों को नौजिया,
यानी घबराहट सी होनी शुरू हो जाती है, थकावट होनी शुरू हो जाती है और हार्ट पाल्पिटेशंस होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन वहाँ पे कम होती रहती है। ऑल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है, या माउंटेन सिकनेस जिसको हम बोलते हैं, ये +1 में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन में, कि वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती रहती है जिस वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। धीरे धीरे आपके आरबीसीज और हीमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ जाता है और ठीक हो जाता है, ठीक है। तो बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है इनिशियली, तो जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं, बट धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट हो जाती है और ऑल्टीट्यूड सिकनेस होना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी कंटेंट और ये सब बढ़ गया होता है, ठीक है। तो बॉडी ने कैसे सॉल्व की प्रॉब्लम? हाउ डिड द बॉडी सॉल्व प्रॉब्लम? बॉडी सॉल्व द प्रॉब्लम बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन कंटेंट, बाय इंक्रीजिंग द आरबीसी प्रोडक्शन, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग द हीमोग्लोबिन कंटेंट, या बाय डिक्रीजिंग द बाइंडिंग अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्रीदिंग रेट बढ़ा करके, जिससे ऑक्सीजन और अंदर आए, जितनी भी ऑक्सीजन है मैक्सिमम अंदर ले सकें, ठीक है। तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं, शुरू से पहाड़ों पे रहते हैं, उनका नॉर्मली ही आरबीसी काउंट या हीमोग्लोबिन काउंट ज़्यादा होता है। हमें तो वहाँ पे जाके हाई हो जाता है, बट इनमें नॉर्मली ही हाई रहता है। इनके अपने फेसेस वगैरह भी देखे तो बहुत लाल लाल होते हैं ये, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, ठीक है। तो अब ये हो गई ऑल्टीट्यूड सिकनेस में भी अडेप्टेशन किस तरीके से होती है, हम में ह्यूमंस की बात कर रहे थे। अब बाकी एनिमल्स, इन मोस्ट मैमल्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और क्या लो, या हेंस ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं ऑब्वियसली। तो इन मोस्ट मैमल्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस हेंस और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ये एक नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में ही होते हैं, नैरो टेम्परेचर रेंज में। तो जैसे हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे बॉडी फंक्शंस भी ज़्यादातर इसी टेम्परेचर के आसपास ही होते हैं, बट सभी की ज़्यादातर एक नैरो टेम्परेचर रेंज होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो इवन कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रह सकते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में भी थर्मो एसिडोफिल्स ये होते हैं, जो हॉट स्प्रिंग्स और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में होते हैं, ठीक है। जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं बेसिकली, वहाँ पे ये पॉसिबल होता है, इनका रहना पॉसिबल होता है, क्योंकि इनके एंजाइम्स और इनके फंक्शंस, इनके एंजाइम्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इनके मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो पा रहे हैं, एंड दस इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी परफॉर्म हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आर्के बैक्टीरिया की अडेप्टेशन की भी हमने बात कर ली। अब मैनी फिश थ्राइव इन अंटार्कटिक वाटर्स, एंड ये आगे एक और बात करें कि काफ़ी फिश ऐसी हैं जो अंटार्कटिक के पानी में, यानी कि जो बहुत ठंडा होता है, जिसके ऊपर आधे में बर्फ़ जमी होती है, तो वहाँ पे भी, जहाँ बिलो 0 रहता है टेम्परेचर, वहाँ पे भी कुछ फिश हैं जो जिंदा रहती हैं, और ये अपने बॉडी फ्लूइड्स को फ्रीज कैसे नहीं होने देती, बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडीज हीट जनरेट करती हैं, तो इनकी बॉडी में भी कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स ऐसे होंगे जिनसे ये हीट जनरेट करते हैं और उससे नीचे टेम्परेचर नहीं जाने देते। वैसे अगर बात की जाए तो बर्फ़ इनके ऊपर की तरफ होती है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जहाँ बर्फ़ ऊपर की तरफ होती है, वहाँ जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, जितनी डेप्थ में जाते जाएंगे, उतनी डेप्थ में ये जो है टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा नीचे इनके ठंड नहीं होती है, ठीक है। जहाँ ऊपर की लेयर, ये फिजिक्स में आप लोग आई थिंक ये करते हो कि ऊपर की लेयर अगर फ्रोज़न है तो नीचे लिक्विड कैसे और फिश कैसे ज़िंदा है, तो ये चीज़ आप लोग करते हो कि ये नीचे की तरफ टेम्परेचर हाई होता रहता है बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ इंसुलेशन एंड ऑल। ये फिजिक्स में आप लोग डिस्कस करते हो इसके बारे में, ठीक है। ये टॉपिक आपको क्वेश्चन ही होता है एक, आई थिंक। देन अ लार्ज वेराइटी ऑफ मरीन इनवर्टिब्रेट्स, नीचे की तरफ तो वो फ्रोजन नहीं होता ना, एक तरीके से इंसुलेशन से हो जाती है नीचे, क्योंकि नीचे एज वी गो डीपर तो वो टेम्परेचर का फिर काफ़ी फ़र्क पड़ता रहता है और वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं। सो लार्ज वेराइटी ऑफ मरीन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिश, ये ज़्यादा डेप्थ में रहते हैं ओशन में, जहाँ पे प्रेशर 100 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। तो ये इतना टेम्परेचर बर्दाश्त कैसे करते हैं? अब सच एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो बने ही ऐसे हैं, वो इसी तरीके से अडेप्ट हो गए हैं बेसिकली, ठीक है। अब हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन वो बर्दाश्त कर सकते हैं, उनकी बॉडीज़ बनी ही उस तरीके से हैं, ठीक है। तो ऑल दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन।
देन सम ऑर्गेनिजम्स शो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज टू कोप अप विद वेरिएशंस, कुछ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज से कोप अप करते हैं, ठीक है, जैसे कि डेजर्ट लिजर्ड्स जो हैं, ये फिजियोलॉजिकल एबिलिटी होती है इनमें टू डील विद हाई टेम्परेचर्स ऑफ देयर हैबिटेट, लेकिन ये अपने बिहेवियर मीन से टेम्परेचर अपनी बॉडी का नॉर्मल रखती है। अब जब इसकी टेम्परेचर बहुत कम होने लग जाता है, यानी इसको ठंड लगनी शुरू हो जाती है, तो ये धूप सेक लेती है, दिबास के अंदर सन, ठीक है, तब ये धूप सेक लेती है, हीट अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, जब इनका टेम्परेचर बिलो द कंफर्टेबल जोन आ जाए उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए फिर ये छाई में चली जाती है, सिंपल। तो ये बिहेवियर मीन्स है, ठीक है। हम लोग भी सर्दियों में ज़्यादातर अगर बैठने का मौका मिले तो ज़्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं धूप में बैठना, लेकिन कभी कभी धूप में बैठना बहुत ये हो जाता है कि हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो फिर हम छाया में हो जाते हैं। तो सिंपल के बिहेवियरल मीन से भी इस चीज़ को टैकल किया जा सकता है। तो कुछ और अगर बात करें अडेप्टेशन की, तो कुछ स्पीशीज़ में ये होता है कि ये बरोज बना के बरोइंग कर सकते हैं, यानी कि जैसे जिसको हम पंजाबी में कहते हैं खुड बना देना, खुड्डा बना के रन दे, है ना, हम ये उसमें क्या देते हैं, तो बरोइंग यानी कि धरती में एक तरीके से छेद से ये एक तरीके से बना लेते हैं, बरोज बना लेते हैं, जिसमें ये कुछ स्पीशीज़ रहते हैं, ठीक है। तो अबव ग्राउंड हीट से इस तरीके से ये बचे रहते हैं। तो चूहे, स्नेक, ये सब इन बरोज में रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में, इनकी अडेप्टेशंस के बारे में। तो ये अडेप्टेशंस की एक बार क्विक रीडिंग लें आप लोग, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं पॉपुलेशंस पे। तो हमारा मेन टॉपिक जो ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट है वो खत्म हो गया। अब पॉपुलेशंस पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। एक बार इसकी क्विक सी रीडिंग ले लो आप लोग, मैं टाइम देती हूँ आपको थोड़ा सा।
तो पॉपुलेशंस पे आते हैं अब हम लोग। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स यानी कौन सी हेडिंग्स के अंडर लाइक इनको हम स्टडी करेंगे, क्या कुछ इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। नेचर में हम लोग देखते हैं कि कभी इंडिविजुअल सिंगल ऑर्गेनिजम्स किसी भी स्पीशीज़ के बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं, और ज़्यादातर हम उनको ग्रुप्स में देखते हैं कि एक डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में कि इस ग्रुप में रहते हैं या शेयर करते हैं कुछ रिसोर्सेज को, या आपस में compete करते हैं और आपस में इंटरब्रीड भी करते हैं। तो एक तरीके से ये एक पॉपुलेशन, सेम स्पीशीज़ वाले ऑर्गेनिजम्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक पॉपुलेशन बनाते हैं। तो इंटरब्रीडिंग एक टर्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो वैसे अगर इंटरब्रीडिंग ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी प्रोड्यूस होने वाले इंडिविजुअल्स को भी हम पॉपुलेशन में ही कंसिडर करते हैं इकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए, ठीक है। सो इंटरब्रीडिंग टर्म हम ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों को भी हम लोग इकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए एक्सक्यूज़ मी एक पॉपुलेशन में ही कंसिडर करेंगे। अब सारे कॉर्मोरेंट्स एक वेटलैंड में, कॉर्मोरेंट्स एक टाइप की बर्ड्स ही होती है, ठीक है। ये सारे कॉर्मोरेंट्स एक वेटलैंड में, रैट्स इन अबंडेंट ड्वेलिंग, रैट्स एक अबंडेंट जगह पे, अबंडेंट जगह पे, ठीक है, यानी कि जो खाली जगह पे बेसिकली जहाँ पे इंसान नहीं रह रहा लेकिन बाकी चीज़ें इनके लिए सोर्सेज अवेलेबल हैं, उस जगह पे। रैट्स ऐसी जगह पे जिसे अबंडन कर दिया गया है, ठीक है। टीकवुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक, एक फॉरेस्ट में टीकवुड ट्रीज। बैक्टीरिया एक कल्चर प्लेट में, लोटस प्लांट्स एक पॉन्ड में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉपुलेशन की, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एक पॉपुलेशन की, बिकॉज दे कैन पोटेंशियली इंटरब्रीड विद ईच अदर and they share maximum features with each other. They all belong to a species each. तो एक स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम लोग एक पॉपुलेशन बोल देते हैं, ठीक है। बाकी चैप्टर्स में हमने जैसे देखा कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैसे कोप अप करता है चेंज्ड एनवायरनमेंट में, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली पॉपुलेशन लेवल पे होता है कि नेचुरल सिलेक्शन होती है और एवोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से डिजायर्ड ट्रेट्स एक पॉपुलेशन में आगे से आगे पास होती है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी एक एरिया की इम्पॉर्टेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी, बिकॉज ये इकोलॉजी को, पॉपुलेशन इकोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन इकोलॉजी इसकी वो ब्रांच है जो, ये इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, यानी कि जो इसको लिंक करती है इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और एवोल्यूशन से, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में लिंक कर रही है ये, तो इसीलिए ये काफ़ी इसकी इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। अब कुछ पॉपुलेशन में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी पॉपुलेशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक इंडिविजुअल में नहीं होती हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल का बर्थ या डेथ हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन का बर्थ रेट या डेथ रेट होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल का बर्थ होता है, जैसे इंडिविजुअल का अगर हम कहें बर्थ होता है तो पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है उसकी जगह पे, ठीक है। एक पॉपुलेशन में इन रेट्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इन अ पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ्स एंड डेथ्स। पर कैपिटा यानी पर इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, पर इंडिविजुअल हम इनको रेफर करते हैं। द रेट्स हेंस एक्सप्रेस्ड इज चेंज इन नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। सो जितना चेंज हुआ है दैट प्लस दैट अपॉन द इनिशियल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे कि एग्जांपल में अगर देखें तो पिछले साल
20 लोटस प्लांट्स थे एक पॉन्ड के अंदर, ठीक है, 20 लोटस प्लांट्स थे एक पॉन्ड के अंदर। सो थ्रू रिप्रोडक्शन 8 नए प्लांट्स ऐड हो गए, यानी कि टोटल तो 28 हो गए ना, करंट पॉपुलेशन 28 है। तो अब हम अगर देखना होगा हमें कि कितना बर्थ रेट है, तो हम क्या करेंगे, क्या नए प्लांट्स अपॉन द फाइनल देखेंगे? नहीं, हम देखेंगे नए प्लांट्स अपॉन द इनिशियल पॉपुलेशन। सो 8/20 कितने नए प्लांट्स आए अपॉन द इनिशियल पॉपुलेशन। क्योंकि इनिशियल पॉपुलेशन इतनी थी, तो हमने बर्थ रेट देखना है कि इनिशियल पॉपुलेशन में पर पर्सन या पर कैपिटा कितनी रिप्रोडक्शन, कितने नए इंडिविजुअल्स आए हैं। तो वो 8/20 आएंगे, क्योंकि 8 आर द न्यू मेंबर्स एडेड, 20 वर द इनिशियल मेंबर्स प्रेजेंट। सो 8/20 यानी 0.4 इसका बर्थ रेट आता है। सो पॉइंट हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे लिखना है 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। ये यूनिट्स हैं एक तरीके से, जैसे यूनिट्स याद करते हो ना कौन सी चीज़ की कैसी है, तो इसमें 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। पर लोटस बताता है कि यहाँ पे पर कैपिटा या पर इंडिविजुअल बताया जा रहा है। पर ईयर बताता है कि यहाँ पे टाइम पीरियड कितना लिया जा रहा है। ऑफस्प्रिंग कितने हैं ये भी लिया जा रहा है। तो कितने ऑफस्प्रिंग हैं, कितने लोटस पे कितने ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, कितने इंडिविजुअल्स पे कितने टाइम में, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पे पर ईयर हो सकता है, पर डे, पर वीक, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पॉपुलेशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आगे हम देखें 40 फ्रूट फ्लाइज, यहाँ पे डेथ रेट देखेंगे। इफ 4 इंडिविजुअल्स डाइड आउट ऑफ, अब 40 फ्रूट फ्लाइज थी, उसमें से 4 की डेथ हो गई। टोटल 40 थी इनिशियली, लेकिन 4 की डेथ हो गई। तो डेथ रेट देखना होगा, तो 40 यानी जितने की डेथ हुई है अपॉन द इनिशियल पॉपुलेशन, 4/40। डेथ कितने इंडिविजुअल्स की हुई है अपॉन द इनिशियल पॉपुलेशन, 4/40। तो ये आता है 0.1 इंडिविजुअल्स। यहाँ पे भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई, यानी पर इंडिविजुअल, पर कैपिटा, या पर वीक, एक टाइम पीरियड, ठीक है। तो पैटर्न वही रहेगा, ऑफस्प्रिंग लगा लो, इंडिविजुअल लगा लो। यहाँ पे लोटस या फ्रूट फ्लाई यानी कौन सी स्पीशीज़ की किसकी बात हो रही है, वीक या ईयर यानी टाइम पीरियड की बात हो रही है। सो दिस वे पर कैपिटा यानी पर इंडिविजुअल कैलकुलेट की जाती है बर्थ रेट या डेथ रेट। दूसरा एक और एट्रीब्यूट है, एक कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का, जिसे हम कहते हैं सेक्स रेशो। सेक्स रेशो, अब अभी तक हमने किया बर्थ रेट, डेथ रेट, ये थर्ड है, ठीक है, सेक्स रेशो। तो आपको ऐसे थ्योरी में भी आ सकते हैं कि इसके पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, और एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। सो बर्थ रेट, डेथ रेट, और थर्ड हम कर रहे हैं सेक्स रेशो। सेक्स रेशो भी एक इंडिविजुअल का तो नहीं हो सकता, एक इंडिविजुअल का या तो वो फीमेल होगा या मेल होगा, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन में सेक्स रेशो होता है। सो एक इंडिविजुअल या तो मेल और फीमेल है, बट पॉपुलेशन है सेक्स रेशो। 60% पॉपुलेशन आर फीमेल्स इफ इन अ पॉपुलेशन, एग्जाम्पल ली जाती है 60% बताया जाता है कि 60% पॉपुलेशन आर फीमेल्स, यानी कि एवरी 60 इंडिविजुअल्स आउट ऑफ एवरी 100 इंडिविजुअल्स 60 आर फीमेल्स एंड 40 आर मेल्स, ठीक है। सो दिस इज सेक्स रेशो। So population at any given time is composed of individuals of different ages. So age distribution, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका एट्रीब्यूट है आगे, ठीक है। एक इंडिविजुअल की एक एज होगी, लेकिन पॉपुलेशन में एज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग प्रॉपर देखेंगे। तो पॉपुलेशन में हम एज डिस्ट्रीब्यूशन की नेक्स्ट चीज़ आ गई, ठीक है, फोर्थ। सो परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ गिवन एज या एज ग्रुप प्लॉट किए जाते हैं फॉर अ पॉपुलेशन, और ऐसा ग्राफ अगर बनाया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं एज पिरामिड, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर नंबर वाले एज की बात नहीं की जाती, ज़्यादातर ग्राफ्स इस तरीके से बनाए जाते हैं, जो यहाँ पे 3 ग्राफ्स बने हुए हैं। प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। जब भी हमारा सेंसस कैलकुलेट होता है, यानी पॉपुलेशन कैलकुलेट होती है, तो उसमें पॉपुलेशन को इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है,
प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इस तरीके से इन ये पिरामिड्स जो बने हुए हैं इनको हम लोग क्या देते हैं, एज पिरामिड्स। एज पिरामिड्स में एक साइड पे यहाँ पे हम लोग एजेस ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नियरली नंबर का वो ले रहे हैं, रेशो साइन का एक तरीके से देख रहे हैं। अगर देखा जाए प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स यानी कि जो छोटे हैं, अभी बच्चे हैं, वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वो जो रिप्रोडक्शन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव जा चुके हैं, 50s वगैरह के ऊपर जा चुके हैं, तो ये अब रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। अगर इनका नंबर कम है और जो आगे चल के रिप्रोडक्शन करने वाले बनेंगे उनका नंबर ज़्यादा है, इस तरीके का स्ट्रेट ग्राफ जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेट ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, सीधा ग्राफ आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। सो ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन इसका आती है फर्स्ट ग्राफ में। दूसरे केस में अगर हम देखें कि रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव दोनों बराबर आते हैं, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव दोनों बराबर आते हैं, यानी कि इस टाइम पे जितने लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ऑलमोस्ट उतने ही लोग आगे भी रिप्रोड्यूस करते होंगे, तो यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है, ठीक है। अगर हम थर्ड केस में, तो ये स्टेबल पॉपुलेशन बोली जाती है, तो दिस इज़ द ग्रोथ स्टेटस, ठीक है, ऑफ पॉपुलेशन। इसमें एज पिरामिड से हम लोग, एज डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ भी बता सकते हैं कि बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। तो आगे थर्ड ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं इनका नंबर कम हो रहा है एज कम्पेयर टू द एज ग्रुप इन द रिप्रोडक्टिव। जो आज अभी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे जो रिप्रोड्यूस करेंगे इंडिविजुअल्स, उनका नंबर कम है आज रिप्रोड्यूस करने वालों से। तो बच्चे कम है एज कम्पेयर टू द अडल्ट्स, दैट मीन्स पॉपुलेशन कम हो रही है, क्योंकि बच्चे ही हैं जो बड़े होकर रिप्रोड्यूस करेंगे, तो आगे जो इन फ्यूचर जो पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस करेगी उनका जो है नंबर कम है, दैट मीन्स पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। ठीक है। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, अब यहाँ पे हमने अभी तक क्या कुछ किया, बर्थ रेट, डेथ रेट, फिर एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है और या क्या कर रही है ये भी हम लोग बता सकते हैं। सेक्स रेशो इसमें हमने किया, ये 4 पॉइंट्स इसमें हमने किए, और जो चौथा पॉइंट है एज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बेस पे हमने ये एज पिरामिड्स भी बना दिए, ठीक है। ज़्यादातर हम ये ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बनाते हैं ड्यूरिंग सेंसस, ताकि देखा जा सके कि फ्यूचर में पॉपुलेशन के क्या हाल है, क्या हो रहा है, एस्टिमेट लगाए जा सकते हैं इस तरीके से। तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल्स अस अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट, ठीक है। तो वो हैबिटेट में यानी कि कितना अच्छे से सर्वाइव कर रही है कोई भी पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन के साइज से हमें पता चल जाता है, ठीक है। वट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन अ पॉपुलेशन, बी इट इन द आउटकम ऑफ कंपटीशन विद एन अदर स्पीशीज, the impact of predator or the effect of pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in the population size. That means अगर population, यहाँ पे तो हम humans की वैसे बात कर रहे थे, अदरवाइज कोई भी नेचुरल, ठीक है, नेचुरली रिप्रोड्यूस करने वाले जो बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनको तो तो उनको हम लोग देख सकते हैं कि अगर बाई चांस हमने देखना है कि किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर का या आर्टिफिशियल फैक्टर का उनके ऊपर क्या असर हुआ है, तो उनके रिप्रोडक्शन कैपेसिटी से, या रिप्रोडक्शन कैपेसिटी का कैसे पता चलेगा, यानी कि उनके पॉपुलेशन साइज से हमें पता चल जाएगा कि उस चीज़ का उन पे अच्छा असर हुआ या बुरा असर हुआ। यानी कि अगर इनिशियल पॉपुलेशन उनकी, सपोज करो किसी भी ऑर्गेनिज्म की 20,000 थी एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स यूज़ होने शुरू हो गए, इसके बाद इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन नियरली 11,000 रह गई, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन। तो यानी कि ये कम हो रही है, यानी कि पेस्टिसाइड का इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो किसी भी चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल कुछ अगर हमने पेस्टिसाइड्स यहाँ से हटा दिए तो इनकी पॉपुलेशन हमें देखने को मिली कि ये अचानक से
27,000 हो गई, अचानक से नहीं, मतलब आफ्टर अ सर्टन टाइम पीरियड ये 27,000 हो गई। दैट मीन्स इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो किसी भी चीज़ को हमने अगर इस तरीके से इम्पैक्ट चेक करना हो इसका, तो हम इस तरीके से बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। पॉपुलेशन साइज से हमें पता चल जाएगा कि दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस बेटर, दैट मीन्स दे आर अडेप्टेड बेटर टू द न्यू कंडीशंस, दैट मीन्स इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव है, जो भी है हमें इससे पता चल जाएगा। साइज ऑफ पॉपुलेशन हमें स्टेटस हैबिटेट में, कि हैबिटेट में वो कितना अच्छे से अडेप्ट हो गए हैं, उनको कितनी चीज़ें सूट की हैं, ये सब पता चल जाता है फ्रॉम द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो भी इकोलॉजिकल प्रोसेस हम देखना चाहते हैं, इकोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि कोई गोट का, फॉर एग्जांपल जैसे हमने गैलापागोस आइलैंड्स में कहते हैं कि इनिशियली टॉर्टोइज प्रेजेंस थे, ठीक है, तो वहाँ पे हमने वो इंट्रोड्यूस कर दी गोट्स। तो टर्टल्स की पॉपुलेशन बाद पहले क्या हुई, लो हुई, फिर ख़त्म हो गई। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि उनके ऊपर इसका बुरा इम्पैक्ट हुआ, कंपटीशन का बुरा इम्पैक्ट हुआ। सो क्या आउटकम हो सकता है किसी भी कंपटीशन का दूसरे स्पीशीज से, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेटर, कोई प्रेडेटर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, कोई पेस्टिसाइड्स यूज़ करना शुरू करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये सब पॉपुलेशन साइज का चेंज देख के हमें पता चल जाएगा। साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज लेस देन 10, जैसे साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड ज़्यादातर इन एनी ईयर, ये ज़्यादातर लेस देन 10, इतना कम भी हो सकता है नंबर पॉपुलेशन का, या मिलियंस में भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड, इनका मिलियंस में नंबर होगा, ठीक है। ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना, ठीक है। तो या मिलियंस में हो सकता है। तो पॉपुलेशन का साइज बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। पॉपुलेशन साइज तो पॉपुलेशन साइज को कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग नंबर्स में देखें, या तो पॉपुलेशन साइज कह सकते हैं, वैसे बेहतर रहेगा पॉपुलेशन डेंसिटी कह देना, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि इनको नंबर्स में ही करें। टोटल नंबर, ऑल्दो टोटल नंबर इज़ जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि ज़रूरी नहीं है हम इनको नंबर्स में ही देखें, बट ज़्यादातर नंबर्स पॉपुलेशन डेंसिटी का एक अप्रोप्रिएट मेजर होता है। एक हमें आइडिया लग जाता है कि अच्छा इतने ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि इतना पॉपुलेशन डेंसिटी होगा, ठीक है। तो लेकिन कुछ केसेस में ये नंबर्स इनका मीनिंगलेस हो जाता है या डिफ़िकल्ट हो जाता है समझना, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें, एक एग्जांपल अगर हम लेके देखें, एक एरिया में अगर 200 पार्थेनियम प्लांट्स हैं, पार्थेनियम एक तरीके से झाड़ी होती है सिंपल, तो 200 पार्थेनियम प्लांट्स हैं, लेकिन सिर्फ एक बैनियन ट्री है जो कि बहुत बड़ा है, और इसकी जो कैनोपी है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो अगर हम ये कह दें कि बैनियन ट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू पार्थेनियम, ठीक है, तो ये एक तरीके से बैनियन ट्री जो कि एक लौता होकर के भी इतना ज़्यादा कम्युनिटी की तरफ रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, काफ़ी फोटोसिंथेसिस वगैरह सारे काम बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से ये अगर हम कहें कि पार्थेनियम का नंबर ज़्यादा है और बैनियन का कम है, तो एक तरीके से ये अंडर एस्टिमेट करने की बात होगी बैनियन ट्री की कंट्रीब्यूशन को। यहाँ पे सपोज करो बैनियन ट्री की लार्ज कैनोपी, क्योंकि ये इनसे भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है। और ऊपर से अगर हम बात करें कि अगर हम ये झाड़ियों की बात करें, तो झाड़ियाँ यहाँ पे छोटी छोटी सी 20 झाड़ियाँ, तो इतनी सी झाड़ियाँ, देखो इतनी सी झाड़ियाँ अगर हम कहें कि ये ज़्यादा हैं देन दिस बिग ट्री, तो ये तो भी गलत बात हो जाएगी ना। तो हर केसेस में, ठीक है, पॉपुलेशन इनका नंबर हमें एक आइडिया देता है पॉपुलेशन डेंसिटी का, लेकिन कुछ केसेस में ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में अगर हम कहें कि पार्थेनियम की ज़्यादा है डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये एक तरीके से बात होगी बैनियन ट्री को अंडर एस्टिमेट करने की, उसकी एबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट करने की। सो ऐसे केसेस में हमें क्या दिखना चाहिए, ऐसे केसेस में परसेंटेज कवर या बायोमास ये ज़्यादा मीनिंगफुल पॉपुलेशन साइज देगा। या तो इनका मास कैलकुलेट कर लिया जाए या कितना परसेंट कवर कर रही है वो उस पर्टिकुलर एरिया को, तो ये कैलकुलेट कर लेना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा दैन नंबर।
ठीक है। मोर ओवर टोटल नंबर हर बार कैलकुलेट करना या काउंटिंग करना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है और ये डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, हर बार ये पॉसिबल भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया की कॉलोनी मेज़र करने तो वो डेंसिटी से मेज़र करेंगे तो वो बेहतर रहेगा, यानी कि वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं उसकी कॉलोनी, वो देखना बेहतर रहेगा, ना कि इंडिविजुअल बैक्टीरिया को लेकर कि हम माइक्रोस्कोप के अंदर लगाएं और एक एक को काउंट करना शुरू कर दें। तो वो पेट्री डिश में कितना एरिया उसकी कॉलोनी देख ले रही है ये ही देखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। तो समटाइम्स फॉर सर्टन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस देयर इज़ नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटीज़। कुछ इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए कई बार हमें एब्सोल्यूट रिलेटिव डेंसिटीज़ लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। रिलेटिव भी अगर हम ले लें कि एग्जैक्ट मेरे को इसी पॉपुलेशन की एग्जैक्ट पता होनी चाहिए कि क्या डेंसिटी है, इसकी हमेशा ज़रूरत नहीं होती। कई बार रिलेटिव डेंसिटीज़ से भी काम चल जाता है। ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें कि पॉपुलेशन डेंसिटी एक लेक में फ़िश की कितनी है, अगर हमें ये देखनी है तो हम डूब के पूरा लेक में एक एक फ़िश को काउंट करने बैठें या उनका बायोमास कैलकुलेट करें, उससे बेहतर रहेगा कि एक बार में कितनी मछली पकड़ी जाती है उसी से हम आइडिया लगा लें कि लेक में कितनी मछली होगी नियर अबाउट। ठीक है। सो ये हमने डिफरेंट मेथड्स देखे कि नंबर से हम लोग देख सकते हैं, परसेंट कवर से देख सकते हैं या बायोमास से देख सकते हैं। ठीक है। हर बार काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं भी होता कई बार, और कई बार काउंटिंग करना सही भी नहीं होता। और कई बार हम लोग एब्सोल्यूट कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं होती, कई बार सिंपल काम रिलेटिव डेंसिटी से भी चल जाता है। फॉर एग्जांपल फ़िश कितनी पकड़ी गई, इसी से आइडिया हम लगा सकते हैं कि टोटल फ़िश नियर अबाउट कितनी होगी। ठीक है। एस्टिमेट सा लगा सकते हैं, एग्जैक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। अब टाइगर को अगर हमें काउंट करना हो तो ज़्यादातर ये जो काउंट होता है इनका, ठीक है, टाइगर का सेंसस जो होता है हमारे नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स में, ये उनके पंजों के मार्क्स पे यानी पग मार्क्स पे और उनके फीकल पैलेट्स यानी कि उनका जो स्टूल या फेसेस की कलेक्शन होती है उससे ही आइडिया लगाया जाता है कि नियरली कितनी उनकी पॉपुलेशन है। ठीक है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हमने देखे पॉपुलेशन साइज को देखने के लिए। तो यहाँ पे कौन से पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं ये सारा कुछ वैसे तो एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, लेकिन आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ तुम लोगों को। जो हमने अभी कवर किया है ये सारा एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन में आ जाता है, और आपको क्वेश्चन आ जाए तो पॉइंट वाइज लिखने होंगी सारी चीज़ें। ठीक है। बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सारा कुछ आपको पॉइंट वाइज प्रॉपर लिखना होगा। और एमसीक्यूज में भी पॉइंट वाइज में ही कि क्या इसमें इंक्लूड होता है और क्या इसमें नहीं इंक्लूड होता, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार क्विकली रीड करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी में भी हमने डिफरेंट चीज़ें देख ली कि कौन सी चीज़ को किस तरीके से एस्टिमेट लगाया जा सकता है। तो आपको ये सारा बिल्कुल 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 अच्छे से क्लियर होना चाहिए।
ओके, सो आई होप यू हैव रेड दिस। तो यहाँ पे हमने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में क्या कुछ डिस्कस किया। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये ग्रोथ, एक्सपेंडिंग, स्टेबलाइजिंग या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी हर केस में नंबर्स में क्यों नहीं हो सकती, ये सब हमने देखा। क्या एक्सेप्शंस है जहाँ पे नंबर्स देखना बेहतर नहीं रहेगा। टाइगर का कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिश का कैसे कर सकते हैं, तो ये सब हमने कुछ इसमें डिस्कस किया। नेक्स्ट हम आते हैं इस पे पॉपुलेशन ग्रोथ पे। पॉपुलेशन ग्रोथ में हम लोग देखेंगे साइज ऑफ पॉपुलेशन हर केस में स्टैटिक या कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे साइज ऑफ द पॉपुलेशन धीरे धीरे चेंज होता रहता है, ये कोई फिक्स्ड नहीं होता, ये इट कीप्स चेंजिंग इन टाइम, ठीक है। ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फूड अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, प्रीडेटर्स कितने प्रेजेंट है उस चीज़ पे डिपेंड करता है, वेदर कितना सूटेबल है, सीजन कितना, वेदर यानी मौसम कितना सूटेबल है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो ये जो चेंजेस होते हैं लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी में, इसी से हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। तो रीजंस चाहे कोई भी हो, डेंसिटी पॉपुलेशन की एक पर्टिकुलर हैबिटेट में चेंज होती है, तो चेंजेस को हम लोग तो 4 बेसिक प्रोसेसेस के कारण डेंसिटी पॉपुलेशन की चेंज होती है। इसमें से 2 एट्रीब्यूट्स यानी कि नेटालिटी यानी बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ्स एक तरीके से, और इमिग्रेशन यानी जो बाहर से लोग आए, ये 2 चीज़ें हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है। और मोर्टेलिटी यानी एक तरीके से डेथ रेट कह सकते हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है। नेटालिटी में भी नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स। और एमिग्रेशन यानी यहाँ से लोग कितने दूसरे एरिया में जा रहे हैं, ये 2 चीज़, मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन, ये 2 चीज़ों से पॉपुलेशन कम होती है। तो इनको अगर हम देखेंगे तो नेटालिटी यानी नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन, जो ऐड हुए हैं इनिशियल पॉपुलेशन में, इसको हम कहते हैं नेटालिटी। मोर्टेलिटी की अगर बात करें तो ये नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, इसको हम कहते हैं मोर्टेलिटी। इमिग्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो सेम स्पीशीज़ के हैं, जो कहीं और से आए हैं यहाँ पे ड्यूरिंग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में लोग आते हैं फ्रॉम द नियर बाय स्मॉलर कंट्रीज़ लाइक नेपाल, ऐसी कंट्रीज से जो आते हैं लोग, वो एक तरीके से इमिग्रेशन है। हमारे लोग जो यहाँ से कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यहाँ चले जाते हैं, तो वो एमिग्रेशन है, जो यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड हैव गॉन समवेयर एल्स ड्यूरिंग द टाइम कंसिडर्ड, तो उसको हम कहते हैं एमिग्रेशन। एक कंसिडर्ड टाइम में जो बाहर चले जाते हैं वो एमिग्रेशन, जो हमारे यहाँ आ जाते हैं वो इमिग्रेशन, जो चले जाते हैं वो एमिग्रेशन, जो आते हैं वो इमिग्रेशन। ये अब इसमें नेटालिटी और इमिग्रेशन से पॉपुलेशन बढ़ती है, मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन से पॉपुलेशन कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ग्राफ से हमने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, यहाँ पे इमिग्रेशन और नेटालिटी ये पॉपुलेशन को बढ़ाएंगी, मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन ये पॉपुलेशन को घटाएंगी यानी कम करेंगी। इमिग्रेशन नेटालिटी बढ़ाएंगी, इंक्रीज करेंगी, और मोर्टेलिटी एमिग्रेशन कम करेंगी, ठीक है। तो कैसे काउंट करेंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा? अगर इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी एक टाइम टी पे n है, ठीक है, तो एट टाइम टी ये n है, तो एट टाइम t+1 ये कितनी होनी चाहिए? एट टाइम t+1
ये होनी चाहिए पॉपुलेशन एट टाइम t+1, ये होनी चाहिए इनिशियल पॉपुलेशन जो थी एट t पे, उसमें ऐड करेंगे हम ये सारा ब्रैकेट जिसमें बर्थ्स और इमिग्रेशन ये ऐड कर रहे हैं, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम क्या, डेथ्स और एमिग्रेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये फाइनल पॉपुलेशन चेक होती है ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन। तो इस पर्टिकुलर एक्सक्यूज मी इक्वेशन में भी हमें क्या पता चल रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इट विल इंक्रीज इफ बर्थ्स प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ डेथ्स प्लस द नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स। अगर ये ज़्यादा है तो पॉपुलेशन कम होगी, और अगर ये ज़्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, अदरवाइज इट विल डिक्रीज। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस बर्थ्स एंड डेथ रेट्स ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को कंट्रोल करने वाले। बाकी फैक्टर्स हम लोग स्पेशल कंडीशंस में कंसिडर करते हैं। फॉर इंस्टेंस अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग, कैसे में कंसिडर करते हैं, एक नया हैबिटेट जस्ट कॉलोनाइज हो रहा है, तो यहाँ पे इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए बर्थ रेट से ज़्यादा, क्योंकि ये नई कॉलोनी एक तरीके से नया हैबिटेट तैयार हो रहा है। ठीक है, तो अब हम ये ग्रोथ किस तरीके से हो रही है इसके हम दो मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल मॉडल जिसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, और लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये दो मॉडल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले आई वुड लाइक यू ऑल टू रीड दिस बेसिक थिंग अबाउट इट, पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसमें नेटालिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में ज़रा आप अच्छे से एक बार रीड करो, मैं टाइम दे रही हूँ आपको। ये ज़्यादा है वैसे, ये चीज़ है ना जो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो आज ये अच्छे से रीड ज़रूर कर लेना जो चीज़ मैंने अभी कराई है, मोर्टालिटी, नेटालिटी। ठीक है, टाइम लेक्चर में नहीं दे रही, तो अभी लेक्चर के बाद आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। मैं लेक्चर एंड कर रही हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ बैठ के पढ़ लो, जितना आज किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बैठ के पढ़ो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ भी जाए चीज़ों का तो फिर भी इजीली फ्लो करता रहे आपके दिमाग में। इसको अच्छे से बैठ